जी, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन जो है आज का हमारा टॉपिक है। तो सेल बेसिकली जानदार जो जिस्म है उसकी बुनियादी इकाई उसको सेल कहा जाता है। मतलब कि कोई भी जो जानदार है उसकी जानदार जिसमें ज़िंदगी मौजूद है, उस इकाई की जो साख्त है और वो फ़ाल वो कैसे काम करता है, तो इसको सेल कहा जाता है। तो इंसानी जिस्म जो है वो अरबों खरबों सेल से मिलकर बना हुआ है। ये खुलिये आपस में मिलते हैं तो बाफ्तें टिश्यूज़ जो है बनती हैं। जिस तरह किसी घर को तमीर अगर करते हैं तो उसमें ईंटें जो हैं अगर पड़ी होती हैं तो ईंटों को इस्तेमाल किया जाता है, और ईंटों को जब जोड़ा जाता है तो तभी वो एक बड़ी इमारत जो है वो हमारे सामने आती है। तो सेम इंसानी जिस्म की मिसाल उसी तरह है। उसी बिल्डिंग की तरह के जो अरबों की तादाद में सेल जो है वो आपस में जुड़ते हैं और मिलकर बनते हैं, तो इंसान जो है वो वजूद में आता है। तो साइटोलॉजी जो है ये ब्रांच है साइंस की, जो कि डील करती है हमारी जो सेल की स्टडी जो है कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, और जो सेल काम कैसे करता है या दीगर अमूर जो हैं तो उनके मतलब जो हम स्टडी करते हैं तो उसको साइटोलॉजी या स्टडी ऑफ सेल्स जो है वो कहा जाता है। तो सेल की बुनियादी तौर पर तो दो इकसाम है, एक यूकरियोटिक है और दूसरा प्रोकैरियोटिक जो है। तो यू कहते हैं ट्रू को, तो ट्रू क्रियोटिक यानी कि न्यूक्लियस जो है कि जिसमें यूक्रियोटिक सेल वो होता है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। यानी कि तमाम जो ऑर्गेनल्स हैं वो एक मादे जितने भी हैं वो एक मेम्ब्रेन के अंदर वेल डिफाइंड जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो मौजूद होते हैं। जबकि जो प्रोक्रियोटिक, प्रो कहते हैं बिफोर को, तो उसमें जो न्यूक्लियस मौजूद जो है वो इतना वेल डिफाइंड नहीं होता। तो इसी वजह से उसको जो है वो बिफोर न्यूक्लियस या प्रोक्रियोटिक्स जो सेल है उसको कहा जाता है। तो सेल जो है उसको चार हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। अगर उसकी डिवीजन हम करते हैं स्टडी के हिसाब से, तो सबसे ऊपर जो है बाहर वाली साइड वो सेल मेम्ब्रेन है। इसी तरह खुलवी झिल्ली जिसे कहा जाता है, और फिर अंदर साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड का पोर्शन जो होता है जिसमें तमाम जितने भी सेल के अंदर मादे हैं, ऑर्गेनल्स हैं, वो तैरते रहते हैं। और ऑर्गेनल जो यानी कि वो तमाम मादे जो कि मिलकर सेल की तश्कील करते हैं, और इंक्लूजन यानी कि कोई भी वो तमाम मादे जो सेल से सक्रीशन जिनकी होती है, और ये सेल के जितने भी अफ़ाल हैं उनमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी तस्वर किए जाते हैं। तो ये आपको सेल का स्ट्रक्चर इसमें नज़र आ रहा है। तो सीलिया सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, बाल नमा साख्तें हैं या धागे की तरह धागा नमा साख्तें जो कि अमूमी तौर पर प्रोक्रियोटिक जो सेल्स हैं उनमें पाई जाती हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें आपको नज़र आ रही, तो सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली झिल्ली है जो कि सेल के तमाम मादों को गिलाफ जो है वो फ्राहम करती है। यानी कि तमाम जो मादे हैं वो इसी के अंदर मौजूद होते हैं। इंसानी जिस्म में या इंसानी सेल जो है एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, उसमें सेल वाल मौजूद होती है। तो ये क्वेश्चन जो है सॉरी उसमें सेल वाल भी मौजूद होती है। तो ये क्वेश्चन सेल वाल वाला मैंने पढ़ा था पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में कहीं पे। तो सेल वाल का वहाँ पर ऑप्शन जो था वो दिया हुआ था कि प्लांट सेल में क्या जो स्ट्रक्चर जो है उसका उसमें क्या मौजूद होता है। उसी तरह फिर उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड पोर्शन जो कोई आपको इस तस्वीर में ये स्काई ब्लू कलर में जो तमाम नज़र आ रहा है, तो फ्लूइड है, इसके अंदर जो है तमाम ऑर्गेनल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। लाइजोसोम होते हैं जो कि मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करते हैं। इसी तरह माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं, ग्लोजी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है होती है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक स्मूथ हिस्सा होता है और एक रफ, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस जिसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ एनर्जी, यानी कि एटीपी सिंथेसिस जो है वो यहाँ से होती है। इसी तरह राइबोसोम होते हैं जिसको सेल का इंजन भी कहा जाता है, या प्रोटीन की जो सिंथेसिस में जो हेल्पफुल होते हैं तो राइबोसोम होते हैं। तो इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं आगे। तो सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन है ये बारीक और पतली जो झिल्ली होती है जो कि सेल के तमाम जो मादे हैं उनको कवर करती है, और इसकी जो मोटाई है वो 4.5 नैनोमीटर, मिलीमीटर नहीं बल्कि नैनोमीटर जो है इसके करीब तरीन होती है। और ये बेसिकली एक सेल को दूसरे सेल से अलग-अलग, जिस तरह उसकी मिसाल है कि हम किसी इन्वेलप में एक चीज़ डालते हैं तो दूसरा इन्वेलप में
चीज डालते हैं तो वो, और दोनों को अगर एक ही एनवेलप में हम इकट्ठा करते हैं तो उसकी जी आवाज आ रही है, तो उसकी वजह क्या होती है, ताकि जो दो चीजें हैं वो आपस में मिक्स ना हो, या कि दोनों चीजों का अलग-अलग जो एक इन्वेलप है उसमें हम डालते हैं। तो इसी तरह ये जो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो यही काम करती है कि जो एक सेल को दूसरे सेल का जो फ़र्क है वो वाज़े करती है, और जो तमाम मादे हैं उनको कवर करती है। तो एक सेल और दूसरे सेल में फ़र्क वाज़े करती है, और उसकी जो इनफरादियत है सेल की उसको कायम रखती है। और इर्द-गिर्द के जो मवाद है उसमें यानी कि जो सेल के आउटर जितने भी सब्सटेंसेस मौजूद हैं अगर कोई, तो ये इस झिल्ली की वजह से सेल के अंदर दाखिल नहीं होता। और ये मखसूस जो चीज़ें हैं, यानी कि सिलेक्टिव प्रीमेबल होती है, मखसूस जो चीज़ें या मादे हैं जो कि सेल के लिए ज़रूरी हैं, उसे जो फंक्शन जो है उसके परफॉर्म करने के लिए, तो उन्हीं को जो है वो अंदर जो है वो लेकर जाने देती है। तो ये लचकदार भी होती है, और इसके अंदर जो है मुख्तलिफ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सराख होते हैं जो कि सिर्फ उन्हीं मादों को, सिलेक्टिव जो मादे हैं उन्हीं को अंदर लेकर जाते हैं जो ज़रूरी हैं। मसलन उसकी एग्जांपल जैसे मैं आपको कह सकता हूँ, स्टेनर छानना, यानी कि चाय वगैरह अगर हमने, तो चाय कप नीचे है तो ऊपर से वो छाननी या पोनी, जिसे आपकी लैंग्वेज में जो भी उसको कहते हैं, तो उसको में उंडेलते हैं, तो जो नीचे से जो चाय है वो नीचे कप में जाती है, जो ज़र्रात है वो ऊपर रुक जाते हैं। तो सेम इसी जो सेल का स्ट्रक्चर है या सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी इसी तरह पोर्स होती हैं। तो उसमें जो चीज़ सिलेक्टिव है, जो चीज़ चाहिए अंदर, वही जो चीज़ें हैं यानी कि जो सेल की ग्रोथ के लिए या फंक्शंस के लिए ज़रूरी हैं, तो वो चीज़ें जो है इसके ज़रिए अंदर जा सकती हैं। अदरवाइज़ जो छोटी अदर दूसरी चीज़ें हैं वो इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो इसी वजह से जो ये जो अगर हम कहते हैं जी ये बनी किस चीज़ से है, तो ये फास्फोलिपिड्स यानी कि अमूमी तौर पर कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन है उससे मिलकर बनती है। मेन जो है प्रोटीन और फैट होती हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी कम मकदार में होती है। ओलिगोसैचराइड्स जो है वो मौजूद होती है। तो सेल की खसूसियत ये है कि ये खुद ब खुद सील हो जाते हैं, यानी कि अगर इसके अंदर नीडल है, कोई सुई है, अगर अंदर इंजेक्ट करते हैं और सुई को बाहर निकालते हैं तो डेफिनेटली वो सुराख होता है। तो लेकिन क्या है, ये ऑटोमेटिकली सील हो जाता है क्योंकि सिलेक्टिव चीज़ें ही जा सकती हैं, तो इसलिए हर चीज़ जो मादा है वो इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और ये रेगुलेट करता है कि कौन सा जो मटेरियल है अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल जो है वो बाहर आएगा। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इन तमाम जो चीज़ें हैं उसको रेगुलेट करती है। तो उसके बाद होपफुली इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट साइटोप्लाज्म होता है अंदर। जो भी अगर क्वेश्चन हुआ किसी का तो एंड पे डिस्कस कर लेंगे। तो जो साइटोप्लाज्म है ये मादा प्लाज्मा की शक्ल में, यानी कि वैसे हम पढ़ते हैं जी जो 3 हालतें हैं, ठोस, माया, गैस, लेकिन एक जो फोर्थ है हम कहते हैं तो वो प्लाज्मा है। यानी कि ये जेली लाइक होता है, मादा प्लाज्मा की सूरत में मौजूद होता है, जो कि यानी कि ना ही वाटर की शेप में और ना ही कोई हार्ड शेप में, बल्कि इस यानी कि जेली टाइप होता है, गाढ़ा होता है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो है मौजूद जो भी मादा है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो इसी में फ्लोट करते हैं अंदर। जितना भी जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है आपको नज़र आ रहा है ये इस तस्वीर में, तो ये जो सारा फ्लोट कर रहा है, तो ये सारा इसी ये जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो है वो फ्लोट कर होता है। और ये गाढ़ा होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। तो जिसमें मुख्तलिफ जो पार्टिकल्स हैं वो मुअल्लक होकर रहते हैं, मुअल्लक होते हैं। छोटी छोटी ट्यूब्स जो सेल के अंदर हैं वो मौजूद होती हैं, और फिलामेंट्स होते हैं जो कि सेल का जो ढांचा है वो बनाने में मदद देते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म है वो 75 से 90% जो है पानी इस से बनता है। और बाकी जो दीगर कंपोनेंट्स हैं यानी कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, और इन ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं वो भी इसमें मौजूद होते हैं। तो उसके बाद ऑर्गेनल्स हैं, बड़े आर्गन को, जैसे उसी से निकला है कि बड़ा आर्गन है तो उसको बनाने के लिए छोटे छोटे जो ऑर्गेनल्स हैं वो मिलते हैं तो एक बड़ा आर्गन बनता है। और फिर इसी तरह हमने वो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि ऑर्गन मिलकर
आगे क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम में। तो ऑर्गेनल जो है ये सेल के अंदर जो मौजूद होते हैं, सेल का मखसूस हिस्सा होते हैं, और मखसूस शक्ल शबाहत जो है उनके हामिल होते हैं, जो कि सेल की जो ग्रोथ है, मेंटेनेंस है, रिपेयर है और कंट्रोल है, उसमें अपना खास जो किरदार है वो अदा करते हैं। तो इसमें यानी कि उसकी एग्जांपल है राइबोसोम्स हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया है, और लाइजोसोम है, साइटोस्केलेटन, सेंट्रोसोम, सिलिया, फ्लैजेला, ये तमाम जो है जितने भी स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। तो राइबोसोम जो है, अगर हम इसको डिस्कस सबसे पहले करते हैं कि राइबोसोम क्या है, ये छोटे छोटे बीज नमा होते हैं जो कि राइबोसोमल यानी कि आरएनए से मिलकर बनते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए और डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको कहते हैं, इसको सेल का इंजन भी कहा जाता है। और क्योंकि जैसे इंजन गाड़ी चलाता है, वैसे ही जो सेल है बेसिकली उसको चलाने वाले ये होते हैं ड्राइविंग सीट के ऊपर। और ये प्रोटीन की तैयारी जो है उसको हम कह सकते हैं कि प्रोटीन को तैयार करने का कारखाना भी है। उसी तरह गोल्जी कम्प्लेक्स है, फिर गोल्जी कम्प्लेक्स इसको डिक्टोसोम भी कहा जाता है, और ये न्यूक्लियस के करीब तर होते हैं, तकरीबन 4 से 8 पैकेट इकट्ठा थैलिंगों की, यानी कि एक पैकेट है, 2 पैकेट है, 3 पैकेट, तो इकट्ठे ही अगर उनको कर लिया जाए और ढेर उनका बना लिया जाए, तो इस तरह ये थैलियों की शक्ल में मौजूद होते हैं। 4 से 8 थैलियाँ इकट्ठी होती हैं और वो एक ही शेप जो है उनकी बनती है। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सॉर्टिंग करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, और जो सेल के अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं सेल के, उनको जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है, तो ये उसको डिलीवरी का जो काम है वो करते हैं। उस न्यूक्लियस आ जाता है। न्यूक्लियस बेज़वी शक्ल का होता है, एक मटेरियल जो है मौजूद होता है, यानी कि विरासती खसूसियात जो हैं, डीएनए और आरएनए जो है, क्रोमोसोम्स, वो फैक्टर तमाम जो है मौजूद होते हैं, और पूरे सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और जो साख्त है उसको न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे इंसानी जिस्म में दिमाग है, तो दिमाग का जो सेंट्रल पोर्शन है वो जिस्म है, तो जिस्म का जो सेंट्रल पोर्शन दिमाग है। तो इसी तरह जो सेल है, तो सेल का जो सेंट्रल पोर्शन है वो न्यूक्लियस कहलाता है। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, मिसाल के तौर पर मेच्योर रेड ब्लड सेल हैं, तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, जिसको मोनोक्रियोटिक सेल्स जो है वो कहा जाता है। और कुछ सेल ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं, मिसाल के तौर पर मसल सेल जो हैं, तो उसमें ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या करता है, ये सेपरेट करता है फ्रॉम ऑल अदर सेल स्ट्रक्चर बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस न्यूक्लियर के इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस को लैदा करती है बाकी जो मवाद है या मादे हैं, ऑर्गेनेल्स जो हैं, तो उनसे ये लैदा करती है। तो पोर्स ओवर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर ऊपर भी जो पोर जो मैंने पहले बताया, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन है तो उसके ऊपर पोर्स होती हैं, तो इसके अंदर भी जो पोर्स होती हैं जो कि अलाउ करती हैं कि यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, अहकामात या पैगाम रसानी जितनी भी सेल के अंदर हो रही होती है तब्दीलियाँ, तो जो रेगुलेट है इन पोर्स के ज़रिए करती है। यानी कि बाहर से अगर कोई चीज़ अंदर जाती है न्यूक्लियस के, तो कनेक्शन जो जुड़ा हुआ है तो इन पोर्स की वजह से होता है। तो न्यूक्लियस में जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियस को फिल करता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। यानी कि ये मादा, अगर अंडे के एग्जांपल हम लेते हैं, तो अंडे में जो जर्दी वाला पोर्शन है, तो वो बेसिकली अंडे के अंदर न्यूक्लियस क्या है, वो जर्दी है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि ये थोड़ा सा जो बाहर साइटोप्लाज्म है उससे थोड़ा सा मजीद जो गाढ़ा होता है, विच जेनेटिक मटेरियल जो विरासत यानी कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं, क्रोमोसोम्स, डीएनए और स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड मास कॉल्ड न्यूक्लियोल्स उसे कहा जाता है। इट कंटेन डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन, जो कि जो राइबोसोम है उनकी कंस्ट्रक्शन में मामलत करते हैं। तो उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डबल अच्छा सर। मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, ये चैनल विद
न्यूक्लियर एक्सक्यूज मी। मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड। जी सर, ये राइबोसोम को न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस को राइबोसोम बनाते क्वेश्चन एंड पे हम कर लेते हैं। हैं। ठीक। आवाज नहीं आ रही सर। शक्ल में नालियों का एक जाल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ ये जो है वो जुड़ी होती है। और इस दो तरह की होती है, एक स्मूथ होती है और एक रफ होती है। तो जो स्मूथ है उसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल ऊपर से लेन होती है, जबकि जो रफ सरफेस है वो राइबोसोम जो है उनकी सतह के ऊपर मौजूद होते हैं। तो ये जो रेटिकुलम है बेसिकली क्या करती है, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है सेल के अंदर, तो ये उसको रेगुलेट कर रही होती है। स्टोरेज ऑफ सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल टुगेदर विद द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट सर्व एज अ सिंथेसिस एंड पैकेजिंग सेंटर। तो उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। स्मॉल और स्फेरिकल रॉड शेप्ड एंड फिलामेंटियस स्ट्रक्चर जो है वो होता है। तो ये एनर्जी यानी कि एटीपी जो है बेसिकली, तो ये एनर्जी जो है जनरेट होती है सेल के अंदर। ईच मिटोकॉन्ड्रिया पोजेस टू मेम्ब्रेन, एक जो स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, जबकि जो दूसरी है वो फोल्ड की शक्ल में, तहों की शक्ल में, जो क्रिस्टी टाई जो है जिसे कहते हैं, तो उसमें मौजूद होती है। द सेंट्रल कैविटी ऑफ मेटोकॉन्ड्रियन इनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज द मैट्रिक्स उसको कहा जाता है। तो सेंट्रोसोम डेंस एरिया है साइटोप्लाज्म में, generally spherical and located near the nucleus. It contain centrioles and also contain DNA that control their replication. तो सेंट्रोसोम जो है ये भी छोटी छोटी जो ट्यूब्स हैं मेड ऑफ माइक्रोट्यूबल्स विच सीम ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, तो इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल की डिवीजन होती है तो जो क्रोमोसोम की जो मूवमेंट है उसमें ये शामिल होते हैं। लाइजोसोम होते हैं। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है उसमें अपीयर एज अ मेम्ब्रेन इनक्लोज। फिर तो गोल्जी कम्प्लेक्स जो है फॉर्म फ्रॉम गोल्जी कम्प्लेक्स एंड हैव सिंगल मेम्ब्रेन। तो पावरफुल डाइजेस्टिव हाइड्रोलिक एंजाइम जो है कैपेबल ऑफ ब्रेक डाउन मैनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। तो लाइजोसोम जो है वो बेसिकली इसीलिए होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की। और लाइसोसोम enzyme believed to be synthesis in the granular endoplasmic reticulum and Golgi complex। तो उसके बाद सीलिया और फ्लैजेला जो होते हैं थ्रेड लाइक अपेंडेज विच आर मेड ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। जब ये बीट करते हैं यानी कि रिदमिक मूवमेंट जो होती है बीट करते हैं, तो इससे क्या है रिदमिक मूवमेंट जैसे डांसिंग मूवमेंट जिसको कहा जा सकता है, तो वो हो रही होती है। तो ये अमूमी तौर पर जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, उसमें मौजूद होते हैं। और या अपर रेस्पिरेटरी जो ट्यूब्स है उसमें होते हैं, ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं ताकि जो गर्दो गुबार या जर्रात हैं वो फेफड़ों तक ना पहुंच पाए। तो उन्हें सीलिया जो है वो कहा जाता है। इसी तरह जो फोर्थ है पार्ट्स उसका सेल का, जो फोर्थ पार्ट है सेल का, उसे इंक्लूजन जो है वो कहा जाता है। दे आर द सिक्रीशन एंड स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, कि जितनी भी सेल से सिक्रीशन हो रही है या स्टोरेज जो सेल से बाहर इनपुट या आउटपुट जो हो रहा है वो इंक्लूजन कहलाता है, जिसमें लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो कि सेल प्रोड्यूस करता है। सेल इंक्लूजन उसमें कौन कौन से हैं, मेलानिन है, ग्लाइकोजन है या लिपिड्स है, तो ये सारे जो है वो इंक्लूजन कहलाते हैं। तो जो सेल का स्ट्रक्चर या इसके फंक्शन है, सेल अगर आउट ऑफ कंट्रोल, डेफिनेटली जो सेल है इंसानी जिस्म का जो सेल है वो डिवाइड जब होता है अगर, तो वो कंट्रोल रेट के ऊपर रहे तो नॉर्मल यानी कि उसकी जो ग्रोथ होती रहे तो फिर ठीक है। अगर ये नॉर्मल ग्रोथ से हट जाए, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है उसकी जो ग्रोथ है वो कंट्रोल ना रहे, तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसको फिर कैंसर सेल जो है वो कहा जाता है।
तो कैंसर सेल जो है वो ये यानी कि जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, जो पूरा जो कंट्रोल होता है सेल का स्ट्रक्चर, तो अगर उससे बाहर निकल जाए, इसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो काम ना करे, तो फिर जो सेल है वो खुद ब खुद उसकी डिवीजन जो है वो होती रहती है। तो उससे क्या होता है कि जो कैंसर सेल फिर जो होते हैं ये अक्कर व्हेन सेल ग्रो एंड डिवाइड एट abnormal रेट एंड देन स्प्रेड बियॉन्ड द रीजनल साइड। तो जो रीजनल उसकी जो लोकेशन होती है उससे फिर फैल जाता है आगे एक सेल से दूसरे सेल, और फिर इसी तरह जो आगे जो मूव करता रहता है। तो उससे क्या है जिसे हम कहते हैं कि जो कैंसर है वो पूरे जिस्म में फैल गया। तो सम ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर जो होने की वजूहत हैं उसमें एक तो रेडिएशंस हैं, इसी तरह केमिकल कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे जिस्म में जा सकते हैं, उसकी वजह से हो सकता है जो सेल के नॉर्मेलिटी इशू। इसी तरह जो एक्सट्रीम प्रेशर या हार्मोनल जो थेरेपी है या हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से भी जो सेल है इसकी जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, जिससे जो सेल की अब नॉर्मल